नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर, जहां हम विश्व भूगोल के दूसरे चैप्टर यूनिवर्स को पढ़ रहे हैं। और यूनिवर्स में भी हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे टॉपिक गैलेक्सी के विषय में, यानी कि आकाशगंगा के विषय में। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था द बिग बैंग थियोरी को, जहां हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आज ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हो, सैटेलाइट्स हो, गैलेक्सीज हो, स्टार हो, कुछ भी जिसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक छोटे सिंगुलर पार्टिकल में एग्जिस्ट करती थी, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर था, मैक्सिमम डेंसिटी थी, लेकिन वो बहुत ही छोटे वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता था। बाद में चल करके इसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन के कारण इसमें एक्सप्लोजन हुआ, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया बिग बैंग, यानी कि महाविस्फोट। और इसी महाविस्फोट से जितने भी मैटर्स निकले, जितनी भी चीज़ें निकली, उन सारी चीज़ों से बाद में चल करके, चाहे वो कोई एलिमेंट हो जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसेज हो, फोर्सेस हो जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हों, या डस्ट पार्टिकल, जितनी भी चीज़ें उन सब से निकली, उन सारी चीज़ों से ही मिल करके बाद में धीरे धीरे पहले सन का फॉर्मेशन हुआ लगभग 5 बिलियन साल पहले, फिर प्लैनेट्स बने और लगभग जो हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, इसका फॉर्मेशन 13.2 अरब साल पहले हुआ था। और आज की क्लास में हम इसी आकाशगंगा को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को जो है शुरू किया जाता है। तो चलिए, आज का टॉपिक है आकाशगंगा। तो देखिए, आकाशगंगा जो है वो मुख्य रूप से क्लस्टर ऑफ स्टार्स से मिलकर के बना हुआ है। साथ ही इसमें डस्ट पार्टिकल्स और कुछ गैसेस जो है शामिल हैं। और कह सकते हैं कि जो आकाशगंगा है उसमें मुख्य भूमिका तारों की है, क्योंकि ये तारों के ही समूह हैं। और जब हम इसके नाम को देखते हैं तो जिस प्रकार से पृथ्वी पर गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है, और काफ़ी टाइम के पहले जब हमारे पूर्वजों के द्वारा इसका नाम दिया गया आकाशगंगा, तो शायद यही सोच करके दिया गया होगा कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से इन्हें आसमान में भी टिमटिमाते हुए तारों की एक नदी जैसी श्रृंखला दिखाई दी होगी। और इस कारण से हो सकता है कि इन्होंने इसका नाम रखा होगा आकाशगंगा, क्योंकि इस शब्द से हमें यही देखने के लिए मिलता है। तो जो हमारी गैलेक्सी है, अगर हम उसे देखें तो ये मुख्य रूप से क्लस्टर ऑफ स्टार्स 98% एग्जिस्ट करता है। इसमें क्लस्टर ऑफ स्टार यानी कि तारों का जो एक मंडल समझ लीजिए या तारों का समूह समझ लीजिए। इसके बाद इसके जो 2% हिस्सा है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स, और गैसियस क्लाउड से मिलकर के ये बना हुआ है। अगर हम समझ लें कि जो हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे है, वो अगर 100% है तो उस 100% का लगभग 98% क्लस्टर ऑफ स्टार है, और बाकी केवल 2% में डस्ट पार्टिकल और गैसियस क्लाउड्स जो है मौजूद हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो स्टार्स की है, और इसे ही हम बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी जो है, अगर हम हमारी गैलेक्सी को देखें या पृथ्वी की गैलेक्सी को देखें, तो ये है मिल्की वे। तो हमारी गैलेक्सी का नाम है, जो कि हम सबको पता है, इसका नाम है मिल्की वे, यानी कि दुग्ध मेखला। देखिए, इसके भी नाम को अगर आप ध्यान दीजिए तो लगता है कि ये कोई दूध की नदी है जो कि आसमान में बह रही है। मिल्की वे, दुग्ध मेखला। और ऐसा नहीं है कि केवल इसका नाम मिल्की वे ही है, बल्कि अलग अलग रीजन्स में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे चाइना में इसे सिल्वर रिवर के नाम से जानते हैं। जब आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे, कालाहारी जो रीजन है उसमें, तो यहाँ इसे गिफ्ट ऑफ नाइट के रूप में जाना जाता है। जब हम इजिप्ट या जब हम ग्रीस
में देखते हैं तो ग्रीस के द्वारा इसे नाम दिया गया है रिवर ऑफ मिल्क। इसके अलावा जब हम रोम सभ्यता को देखते हैं तो इसमें से नाम दिया गया है वाया गैलेक्टिका, यानी कि दूध की नदी, वे ऑफ मिल्क के नाम से। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन्स में जो मिल्की वे है उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दूध के ऊपर केंद्रित हो जाती है। यानी कि जब लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि ये कुछ दुधिया चमक जैसी चीज़ें हैं जो कि आसमान में टिमटिमा रही हैं या चमक रही हैं, तो शायद इसी चीज़ को आधार मान करके उन्होंने अपने अपने अनुसार इसके अलग अलग नामों को दिया होगा। तो हिंदी में इसका नाम है दुग्ध मेखला और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मिल्की वे। अगर हम इसके ऑर्डर को देखें तो जो हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी जो है वो किसी लोकल ग्रुप्स का हिस्सा है, या कह सकते हैं ग्रुप्स से मिलकर के बनते हैं। ग्रुप्स जो हैं वो सुपर क्लस्टर्स जो होते हैं उनमें समाहित होते हैं, सुपर क्लस्टर। और इन सुपर क्लस्टर से हमारा यूनिवर्स जो है बनता है। तो अगर हम पृथ्वी को रेफरेंस मान करके चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि हमारा जो होम प्लैनेट है वो अर्थ है, तो इधर हम अर्थ को जो है ध्यान में रख करके तब अब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी की गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा, तो पृथ्वी की गैलेक्सी है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो लोकल ग्रुप का हिस्सा है, लोकल ग्रुप का हिस्सा है। और एक ग्रुप में लगभग 4 से 10 गैलेक्सीज जो है एग्जिस्ट करती हैं। इसे हमने पहला जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने इसे पढ़ा हुआ था। और इसके बाद जो लोकल ग्रुप है वो जो ग्रुप्स हैं वो सुपर क्लस्टर्स से मिलकर के बनते हैं। जो ग्रुप्स है यानी कि ढेर सारे ग्रुप्स से मिलकर के सुपर क्लस्टर बनता है। तो हमारे जो सुपर क्लस्टर है इसका नाम है वर्जो सुपर क्लस्टर, जिसे हम हिंदी में सरस्वती भी बोलते हैं, वर्जो सुपर क्लस्टर। और वर्जो सुपर क्लस्टर हिस्सा है हमारे यूनिवर्स का। तो अब हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए, यूनिवर्स जो है यानी कि जो ब्रह्मांड है वो ढेर सारे सुपर क्लस्टर्स से मिलकर के बना हुआ है। सुपर क्लस्टर्स जो हैं वो ढेर सारे ग्रुप्स से मिलकर के बने हुए हैं। ग्रुप्स जो है वो ढेर सारी गैलेक्सीज से मिलकर के बने हुए हैं। और गैलेक्सी के अंतर्गत स्टार आते हैं। हमारा स्टार जो है वो है सन, और सन का सिस्टम है सोलर सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी आती है। तो इस प्रकार से हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे, हमारा जो ग्रुप है वो है लोकल ग्रुप, हमारा जो क्लस्टर है वो है वर्जो सुपर क्लस्टर। और इस तरीके से ये जो ऑर्डर है ये बना हुआ है। इसके बाद जो हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की है, जिसमें ये 3 प्रकार की है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी, यानी कि सर्पिलाकार आकाशगंगा। सर्पिलाकार। दूसरा है इलिप्टिकल शेप्ड गैलेक्सी, यानी कि दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा। और तीसरा है इरेगुलर शेप्ड गैलेक्सी, यानी कि अनियमित आकार की गैलेक्सी।
इरेगुलर शेप्ड, ये किसी भी आकार की हैं, इनका कोई एक निश्चित आकार जो है नहीं है, यानी कि ये अनिश्चित रूप की हैं, कैसे भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए, स्पाइरल शेप्ड जो गैलेक्सी हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। लगभग 80% जो हिस्सा है ब्रह्मांड में गैलेक्सीज़ का वो है स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी का। एलिप्टिकल शेप्ड जो गैलेक्सी हैं वो 17% हैं, और जो इरेगुलर यानी कि अनिश्चित आकार की जो गैलेक्सी हैं वो केवल 3% हिस्से में एग्जिस्ट करती हैं। एलिप्टिकल का अर्थ हुआ कि दीर्घवृत्ताकार, यानी कि कुछ इस प्रकार की, और स्पाइरल का अर्थ है कि ये सर्पिलाकार है, यानी कि कुंडली लिए हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा सांप की कुंडली लगा करके बैठता है, कुछ ऐसी, और इसीलिए इसे नाम भी दिया गया है कि सर्पिलाकार। और इरेगुलर फॉर्म वाली जो है वो किसी भी आकार की है, कैसा भी बना दीजिए, इनके कोई आकार प्रकार जो है नहीं है। तो ये जो है ये तीन जो है भागों में बटी हुई है, स्पाइरल शेप्ड, एलिप्टिकल और इरेगुलर शेप्ड गैलेक्सीज। इसके अलावा अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसियस क्लाउड्स कॉल्ड गैलेक्सी, या कह सकते हैं पोजीशन ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, डस्ट पार्टिकल एंड गैसियस क्लाउड, यानी कि धूल कणों और गैसों के बादलों तथा तारों के समूहों को हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इसकी डेफिनेशन है, इट इज composition or group of cluster of stars, dust particle, dust particles and gaseous cloud called गैलेक्सी। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा जो गैलेक्सी होती है उसमें एक सेंट्रल बल्ज होता है, यानी कि एक केंद्रीय उभार होता है, और 3 जो है उसमें भुजाएं होती हैं। तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख लीजिए कि गैलेक्सी हैज़ अ सेंट्रल बल्ज, शॉर्ट में ही लिखिए, अ सेंट्रल बल्ज एंड 3 रोटेटिंग आर्म्स, यानी कि जो आकाशगंगा है उसमें केंद्रीय उभार आपको देखने के लिए मिलता है, सेंट्रल बल्ज मिलते हैं, और 3 रोटेटिंग आर्म्स, यानी कि 3 जो है घूर्णनशील भुजाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। और जो हमारी गैलेक्सी है, यानी कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये स्पाइरल शेप्ड है। तो यहाँ आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसको, मिल्की वे, ये जो गैलेक्सी है ये स्पाइरल शेप्ड है। और इसमें एक और चीज़ लिख लीजिए कि जो हमारा सूर्य है वो मिल्की वे के केंद्र से लगभग 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए कि सूर्य जो है वो मिल्की वे के केंद्र से लगभग 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर है। इसे शॉर्ट में ही आप लिख लीजिए, मिल्की वे के सेंटर से ये 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर एग्जिस्ट करता है। तो इसे आप समझ जाइएगा। और इसके अलावा एक और है नोट, आप यहाँ डाल लीजिए कि जो
मिल्की वे गैलेक्सी है, ये नियरेस्ट गैलेक्सी जो है मिल्की वे की वो है एंड्रोमेडा। तो इसे हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ये हमने लिखा हुआ तो यहीं आप लिख लीजिए कि मिल्की वे की नियरेस्ट गैलेक्सी है, नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जिसे हम हिंदी में देवयानी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया गैलेक्सी के विषय में, जहां हम लोगों ने देखा कि जो गैलेक्सी है वो मुख्य रूप से 98% हिस्सा क्लस्टर ऑफ स्टार और 2% में डस्ट पार्टिकल और गैसियस क्लाउड से मिलकर के बना हुआ है। हमारी गैलेक्सी को हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं और इसका जो ऑर्डर है इसको हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो गैलेक्सी है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की है, स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर। और जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो इलिप्टिकल शेप की है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो गैलेक्सी होती है उसके सेंट्रल बल्ज होता है, उसमें रोटेटिंग आर्म्स होते हैं और ये हमारे सूर्य से जो है मिल्की वे के केंद्र की दूरी 25,000 लाइट ईयर की है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसे हम लोगों ने पढ़ा, इसे हम इस एनिमेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में उपस्थित एक ऐसे सेलेस्टियल बॉडी है जो कि मुख्य रूप से क्लस्टर ऑफ स्टार, डस्ट पार्टिकल और गैसियस क्लाउड से मिलकर के बने हुए हैं, जो कि हमारे सूर्य से लगभग 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि स्पाइरल शेप्ड हैं, एक सेंट्रल बल्ज है और 3 रोटेटिंग आर्म्स के साथ लगभग 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर के बने हुए हैं। इसके सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए एग्जिस्ट करता है और उसकी नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा, जो कि लगातार एक दूसरे के पास आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेबुला के विषय में। तो चलिए इसे मैं इरेज कर रही हूँ। चलिए तो अब हम देखने जा रहे हैं नेबुला के विषय में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निहारिका। नेबुला हिंदी में इसे बोला जाता है निहारिका। देखिए जो नेबुला होते हैं यानी कि जो निहारिका होती है इसे हम नर्सरी ऑफ द स्टार कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से जो है किसी भी स्टार का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जब जो निहारिका है इसे हम बोलते हैं नर्सरी ऑफ द स्टार। क्यों बोलते हैं आइए देखते हैं। जब यहाँ पर ये ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस से मिलकर के बना हुआ है, तो जब जो है ये डस्ट पार्टिकल और जो गैसेस हैं ये जब आपस में कोलाइड होती हैं, जब इनका आपस में कोलिजन होता है तो इनके कोलिजन के कारण इसमें फ्रिक्शन उत्पन्न होता है और फ्रिक्शन जब उत्पन्न होता है तो यहीं से लाइट इमिट होती है। और यही कारण है कि जो नेबुला है ये बहुत ही ज़्यादा प्रकाशमान सेलेस्टियल बॉडी है, यानी कि मैक्सिमम इल्यूमिनेट सेलेस्टियल बॉडी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें जो है हो रही हैं। इस कारण से ये क्या है, ये एक इल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी है, क्योंकि यहाँ पर ये घटना जो है हो रही है। और प्लस यहाँ पर तारे का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी जब हम तारे का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब ये क्रियाएं होती हैं तो सबसे पहले प्रोटोस्टार बनता है और प्रोटोस्टार के बाद में कोर का फॉर्मेशन होता है और जैसे ही कोर बनेगा वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना होगी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन जो है वो क्या होते हैं। तो जब न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना होती है कोर के अंदर तो यहाँ से जो है लाइट इमिट होना शुरू होती है और यहीं से जो तारा होता है वो मुख्य रूप से या कह सकते हैं अपनी प्रॉपर स्टेज में जो है जाना शुरू होता है। तो ये है तारों के बनने का प्रोसेस, जो कि हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ हमें केवल देखना है कि जो तारे बनते हैं वो इसी निहारिका में बनते हैं, यानी कि उनका जन्म जो होता है इसी निहारिका से होता है और यही कारण है कि हम इसे नर्सरी ऑफ द स्टार के नाम से जानते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ शाइनिंग पार्टिकल या अ illuminous celestial body which is made by
which is made by dust particle and gases. Dust particles and gases. इसके अलावा जो नेबुला होता है, यही कारण है कि इसे नर्सरी ऑफ स्टार कहते हैं। जो नेबुला है, जो निहारिका है, इसका जो फॉर्मेशन है, ये दो प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। पहला तो जब किसी स्टार का जो है फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी किसी स्टार का जो है ओरिजिन हो रहा है तब, प्लस स्टार के ओरिजिन के टाइम में, और प्लस जो है जब किसी स्टार की डेथ होती है तो वो वापस से, आप अभी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नोवा या सुपरनोवा की घटना होती है, फिर ये एक्सप्लोड करते हैं और बाद में चल करके ये ब्लैक होल या वाइट होल, जिस प्रकार की इनकी लिमिट होती है, जिस प्रकार का इनका मास होता है, उस प्रकार से ये अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब इनकी डेथ होती है किसी स्टार की, तो इनके कारण जो डस्ट पार्टिकल और गैसेस निकलती हैं, तो इनसे भी जो है नेबुला का फॉर्मेशन होता है। और हमारी जो गैलेक्सी है, इसका ये है फॉर्मेशन ऑफ नेबुला। और जो हमारी गैलेक्सी है, इसका सबसे ज़्यादा जो चमकीला जो नेबुला है वो है ओरियन नेबुला। इसमें है ओरियन नेबुला, जो कि हमारी गैलेक्सी का सबसे ठंडा और सबसे ज़्यादा चमकीले तारों का समूह है, जो कि हमें पृथ्वी से भी देखने के लिए मिलता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये मोस्ट इल्यूमिनेटिंग सेलेस्टियल बॉडी है, प्लस कोल्डेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ठंडा है, और ये हमें पृथ्वी से भी देखने के लिए मिलता है। तो ये है नेबुला के विषय में, जहाँ हम लोगों ने देखा कि नेबुला जो है, क्योंकि वहाँ पर तारों का फॉर्मेशन होता है, तारों की उत्पत्ति होती है, इस कारण से हम इसे नर्सरी ऑफ द स्टार यानी कि तारों की जन्मस्थली कहते हैं। प्लस जो नेबुला है वो डस्ट पार्टिकल और गैसेस से मिलकर के बने होते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि कैसे जब फ्रिक्शन होती है तो उसमें से लाइट इमिट होती है। यही कारण है कि ये बहुत ही ज़्यादा इल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी है, बहुत ज़्यादा प्रकाशमान खगोलीय पिंड हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसमें स्टार के ओरिजिन और स्टार के डेथ होने से इसका फॉर्मेशन होता है। और हमारी गैलेक्सी का सबसे ठंडा और सबसे ज़्यादा चमकीला जो नेबुला है वो है ओरियन नेबुला। तो ये है नेबुला के विषय में। और आज की क्लास में हम लोगों ने देखा आकाशगंगा और नेबुला के विषय में। आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू इसे जो है ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।